शुद्धता की गारंटी हमारी पहचान। आधुनिक और विविध आकर्षक डिजाइनों वाले स्वर्ण आभूषण प्रतिष्ठान के रूप में है पहचान। तो आज ही आए जेवर ज्वेलर्स, सेठ मोहल्ला, बडम बाजार, हजारीबाग, जहां आप पाएंगे 100% मूल्य पुराने गोल्ड ज्वेलरी के एक्सचेंज पर और 30% डायमंड ज्वेलरी के मूल्य पर छूट। तो पता याद रखें, जेवर ज्वेलर्स, सेठ मोहल्ला, बडम बाजार, हजारीबाग। जमुनादास पेट्रोल पंप, थाना चौक, रामगढ़। यहाँ आपको मिलेगा बिना मिलावट का ईंधन, हर बार भरोसा, शुद्धता और सही माप का। वाहन प्रदूषण जांच केंद्र, शौचालय, फ्री एयर, सभी तरह के इंजन ऑयल आदि सुविधाएं उपलब्ध है। जी हाँ, तो कहीं और क्यों जाएं? जमुनादास पेट्रोल पंप, थाना चौक, रामगढ़। प्योर फॉर श्योर, 75 सालों का भरोसा लोगों के बीच बरकरार। जमुनादास पेट्रोल सप्लाई कंपनी। तो पता याद रखें, थाना चौक, रामगढ़। नमस्कार, मैं भावना सोनी, आवाज डेली एचटीवी से स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम एक मुलाकात में। आज हमारे साथ मौजूद है झारखंड के पुलिस निदेशक अजय कुमार सिंह, जिनसे हम आगे बातचीत करेंगे। आवाज अखबार के संपादक और आवाज डेली हर्षी टीवी के संपादक नीलेंदु जयपुरियार के साथ। राज्य में कई अधिकारी रहे हैं जिनकी विशेषता जनता से जुड़कर काम करने की रही है। ऐसे अधिकारियों में एक अधिकारी हैं पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह जी। उनकी विशेषता रही है कि जनता से जुड़कर काम करने की। आइए हम उनसे एक मुलाकात करते हैं, उनसे जानते हैं कि आईपीएस बनने से लेकर पुलिस महानिदेशक तक का उनका यह सफ़र कैसा रहा। धन्यवाद। आपसे यह जानना चाहते हैं सबसे पहले कि यह बताएं कि बचपन आपका कहाँ से बीता। सर्वप्रथम तो मैं आवाज़ समाचार पत्र और आवाज़ टेलीविज़न के अपने लोगों को सबको शुभकामना देना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो नई शुरुआत की है हजारीबाग और उसके आसपास के क्षेत्रों में, वो काफ़ी मतलब आप सफलता उसमें पा रहे हैं और आपका ये जो चैनल है दोनों माध्यम काफ़ी पॉपुलर भी हो रहा है। और अब रही बात जो आपका प्रश्न है जी, मतलब जब से इस सर्विस में आए हैं तो सेवा मतलब लंबी सेवा हम लोगों ने बिहार से लेकर के, झारखंड से लेकर के दिल्ली में की है। और पुलिस की सर्विस जैसे आप जानते हैं मतलब सभी पब्लिक के साथ में और जनता के साथ डायरेक्ट उनका तालमेल होता है पुलिस का और उनका ताल्लुक़ रहता है। तो अभी तक जितनी भी लंबी सेवा रही है काफ़ी संतोषप्रद और काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रही है। पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ से हुई है? पढ़ाई लिखाई मेरी अलग अलग स्कूलों में, तो जो सेंट्रल स्कूल्स हैं, केंद्रीय विद्यालय, एयरफोर्स स्कूल वगैरह थे, स्कूलिंग तो अलग अलग बरेली, आगरा वगैरह से हुई। और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से और कुछ समय तक जेएनयू नई दिल्ली में पढ़ाई की थी। तो आईपीएस बनने का जो आपने ध्येय बनाया और मुकाम हासिल की, तो ये बचपन से या कॉलेज के बाद से आपने अपना यह ध्येय बनाया था कि हमको एक आईपीएस बनना है? नहीं, चूँकि माहौल कुछ ऐसा था, परिवार में फादर भी जो थे वो यूपी पुलिस सर्विस में थे, तो पुलिस की वर्किंग देखी हुई थी और पुलिस के साथ फैसिनेशन था, तो तभी से मन में था कि पुलिस में ही जाना है। तो आईपीएस की तैयारी आपने खुद घर में की या फिर आप लोग के समय में तैयारी करने के लिए लोग दिल्ली भागते थे? क्या कैसा तैयारी आपने कैसे की? नहीं, दिल्ली उसको भागना तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन समाप्त करने के बाद नेचुरली उस टाइम भी और अभी भी जो मतलब दिल्ली के बाहर के शहर हैं, ख़ासतौर से जो उत्तर में नॉर्दर्न स्टेट्स वगैरह में है, तो उनका ये रहता है कि जनरली दिल्ली जाएं, वहाँ पर चूँकि कोचिंग के संस्थान बेहतर हैं और पढ़ाई लिखाई और जो कोर्स मटेरियल वगैरह होता है वो भी ज़्यादा आसान और एक वाइड तरीके से उपलब्ध है। तो हमने भी फिर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन अलीगढ़ से करने के बाद दिल्ली चले गए थे और वहाँ पर कुछ जो कोचिंग इंस्टीट्यूट थे उनकी ज़रूर मदद ली थी तैयारी करने के लिए। आज वक्त काफ़ी बदल गया है, आज इंटरनेट का ज़माना है और लोग चौपारण या फिर अपने गांव में भी रह के यूपीएससी की तैयारी करके सफल हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि गांव में घर में रह के लोग सफल हो सकते हैं आज, और कैसे सफलता के लिए क्या चाहिए? आपकी तरफ से कोई टिप्स भी दे दीजिए इसी बात पर हम
एक टिप्स भी चाहेंगे कि यह बात चली है तो आप अपना टिप्स एक दे दें कि कैसे सफल हो परीक्षा में, क्या करें छात्र। नहीं, आपका जो प्रश्न है ये मतलब जो तैयारी करने वाले बच्चे बच्चियां हैं उनके लिए बहुत ही माकूल और बहुत ही सही है। ऐसा कोई यार्डस्टिक नहीं है कि आप बड़े शहर ही में जाकर के कोचिंग इंस्टीट्यूट की मदद से ही इसमें सफल हो सकते हैं। वो तो हर साल हम लोग देखते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के अलावा जो मतलब अन्य शहर हैं उसमें स्टूडेंट्स में अपनी मेहनत से भी, अपनी लगन से और अपनी तैयारी से भी सफल हो जाते हैं। तो कोई ऐसा निर्धारित उसका मापदंड पैमाना नहीं है, लेकिन बस हाँ उसमें मुख्य चीज़ ये है कि जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी, उम्मीदवार है, उसको एक समय देना पड़ता है और उसके मन के अंदर एक भावना, एक मोटिवेशन हो लगातार कि अगर कोई मतलब निगेटिव चीज़ भी हो तो उसको ओवरकम करके, उसको पार करके अपने जो ध्येय है, लक्ष्य है, उस पर वो लगे रहें। धन्यवाद। हम चाह रहे हैं झारखंड में आप लंबे समय तक काम किया है आपने और कई जिलों में एसपी रहे हैं, कई जगहों पर डीआईजी के पद पर रहे हैं, तो यहाँ की क्या समस्या आप देखते हैं झारखंड में? किस तरह की समस्या देखते हैं क्राइम के क्षेत्र में? आप किस तरह की क्राइम है यहाँ पर झारखंड में? क्राइम का जो स्वरूप है वो समय समय के साथ बदलता रहता है। जैसे अब से 10-15 साल पहले जो थी वो नक्सल की समस्या बहुत अधिक समस्या थी जब ये राज्य बटा था 2000 में। उसके बाद फिर सरकार के प्रयास से, पुलिस की विभाग के प्रयास से ये समस्या धीरे धीरे कम हुई और अब काफ़ी हद तक कम हो गई है। इसके अलावा आज से कुछ 4-5 वर्षों पहले तक कुछ निर्धारित गिरोह थे जो कि एक्सटॉर्शन और जो रंगदारी वगैरह वसूल करते थे, वो समस्या थी। तो वो समस्या पर भी पुलिस विभाग की तरफ, सरकार की तरफ से काफ़ी ध्यान दिया गया और वो समस्या में भी कमी आई है। और आजकल ट्रेडिशनल जो क्राइम होता है, जो ख़ास तौर से पिछड़े हुए जो क्षेत्र हैं, गढ़वा, पलामू और उस तरीके के, जहाँ पर डायन और बिसाई ये सब समस्या है, जो कि सामाजिक और एक आर्थिक कुरीति जिसको कह सकते हैं वो है। और दूसरा ये है कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग, खासतौर से बालक बालिकाओं की जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है वो एक समस्या है। नहीं, एक समस्या और आजकल देखी जा रही है साइबर क्राइम की। लोग बहुत, यहाँ के लोग, झारखंड के लोग बहुत सीरियस आते हैं। वहाँ किसी का फ़ोन जाता है कि आपका अकाउंट नंबर क्या है, आपका पिन पासवर्ड क्या है, वे कह देते हैं और उनके अकाउंट से पैसा गायब हो जाता है। तो साइबर क्राइम से निपटने के लिए ग्रामीण लोग को मतलब जागरूकता का बहुत अभाव है। तो इसमें आपको क्या लगता है, कैसे इसमें सुधार होगा? अपराधी कैसे पकड़े जाएंगे? इसमें भी मतलब झारखंड पुलिस की ओर से, सरकार की ओर से काफ़ी इसमें प्रयास किए गए हैं और उसमें सफलताएं भी काफ़ी मिली हैं। आज से कुछ वर्षों पहले जब ये जामताड़ा में इस समस्या की शुरुआत हुई थी तो वहाँ पर भी काफ़ी मतलब एक कंटिन्यूअस तरीके से ऑपरेशन चले थे। वहाँ पर भी काफ़ी गिरफ्तारियाँ वगैरह, कुर्की जब्ती और उनके ऊपर में जो अपराधी इसमें लिप्त थे उनके खिलाफ कारगर कार्रवाई हुई थी। और अभी हाल के वर्षों में तो जो साइबर क्राइम से रिलेटेड नए नए थाने हैं, ना सिर्फ जामताड़ा में बल्कि देवघर, गिरिडीह और इस आसपास के क्षेत्रों में भी काफ़ी अतिरिक्त वहाँ पर उसमें अधिकारियों का पदस्थापन किया गया है। ना सिर्फ स्टेट सर्विस के लेवल के बल्कि जो नए IPS ऑफिसर्स हैं उनको भी वहाँ पर तैनात किया गया है। दूसरा ये है कि जो हम लोगों का मुख्य थाना है पूरे राज्य का, वो रांची में, आप लोग जैसे जानते हैं, रांची में वो साइबर पुलिस स्टेशन है, जिसका काम है कि वो एक निर्धारित संख्या से जो अधिक का अगर कोई मामला दर्ज होता है तो उसको वो डील करते हैं। और लगातार मतलब झारखंड पुलिस की ओर से जागरूकता फैलाने के लिए समय समय पर स्कूलों में, कॉलेजेस में हमारे अधिकारी जाते हैं और वो अलग अलग तरीके से जो स्टेप्स होते हैं कि किस तरीके से जागरूक होना है, उसके बारे में जनता को और सभी लोगों को जागरूक करते हैं और इसके अच्छे परिणाम भी सामने आते हैं। नहीं, देखा जा रहा है झारखंड की हेमंत सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। हेलो पुलिसिंग उसका काफ़ी सफल रहा है, लेकिन फिर भी इस परिस्थिति में एक चीज़ और सामने आ रहा है कि उग्रवादी घटनाओं में, उग्रवादी घटनाएं घट रही है। उग्रवादी खुद को रिवाइव कर रहे हैं पुनः। कई जगह ऐसी घटनाएं घट रही है, कहीं ट्रक जलाने की घटनाएं घट रही है, कहीं उग्रवादियों का दस्ता घूम रहा है। तो इसके पीछे कारण क्या है, फिर क्यों ऐसा हो रहा है? नहीं, ये दो चीज़ें हो गई। हेलो पुलिसिंग हो गई, वो तो आम नागरिक के लिए है कि उसको अगर कोई आपराधिक समस्या है तो वो डायरेक्ट विभिन्न स्तरों पर पुलिस को कांटेक्ट कर सके और वहाँ से समाधान कर सके। दूसरी चीज़ जो है वो आपने जो बताई, नक्सल वाली जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, तो नक्सल की घटनाओं में वैसे अगर आंकड़े के तौर पर देखें तो इधर जो हाल के वर्ष हैं उसमें काफ़ी कमी आई है और लगातार ऑपरेशन उसमें झारखंड पुलिस के साथ भी और झारखंड पुलिस के अलावा जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं, खासतौर से CRPF, ITBP वगैरह, वो भी लगातार कार्यरत हैं और इसके काफ़ी मतलब अच्छे परिणाम भी आए हैं। अभी ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर कि आप पुलिस नहीं जा सकती है या आम नागरिक नहीं जा सकता है दिन में भी, रात में भी।
सब मार्ग खुले हुए हैं और सब जगह नॉर्मल एक्टिविटी चल रही है। तो नक्सल का जो स्प्लिंटर ग्रुप है, जो चेन सिस्टम है, वो टूट रहा है क्या? निश्चित कमजोर हो रहे हैं। अच्छा, एक चीज और देखना, ड्रग्स का जो कारोबार है झारखंड में, अभी हाल के महीनों में काफी अच्छा पुलिस काम कर रही है। अवैध जो ड्रग्स का कारोबार है उसमें पकड़ भी आ रहा है, लेकिन इसका फैलाव क्यों हो रहा है? युवाओं में ड्रग्स का फैलाव हो रहा है, तभी ना पकड़ में मामला आ रहा है। तो क्या वजह है इसमें ड्रग्स का फैलाव हो रहा है? बहुत अवैध कारोबार इसका बहुत संचालित हो रहा है। ड्रग्स के बारे में भी चूंकि कुछ तो यहाँ पर भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि अगर हम उसको ओपीएम से लेकर के स्टार्ट करें तो जो चतरा, खूंटी और पलामू वगैरह का एरिया है वहाँ पर ये परंपरागत तरीके से इसकी अफीम की अवैध खेती होती रही है। और इसके ऊपर भी हर साल जब इसका सीज़न स्टार्ट होता है तो झारखंड पुलिस विशेष इस पर कार्रवाई करती है और ख़ास तौर से एनसीबी के साथ मिलकर के उसमें सहयोग से कार्रवाई की जाती है। और हर एक वर्ष जो है वो अधिक से अधिक उसके जो फसल है उसको जब्त करने का प्रयास किया जाता है, उसको डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया जाता है और उसके जो प्रावधान है उसके तहत केस होते हैं, कार्रवाई होती है और पुरस्कार वगैरह भी दिए जाते हैं। तो ये तो उसका एक पहलू है। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि ड्रग्स वगैरह का क्यों फैलाव हो रहा है, तो उसमें भी मतलब जो खासतौर से यंग नागरिक हैं, लड़के लड़कियां हैं, उनको भी जागरूक करने की आवश्यकता है, अपार्ट फ्रॉम मतलब इसके जो जितने भी प्यूनिटिव और पनिशमेंट की जो कार्रवाई है उसके अलावा। युवा की बात उठी है और जागरूकता की बात उठी है, तो एक मानवीय संवेदना का सवाल भी आपके सामने हम लाना चाहेंगे। अभी हाल के महीनों में जो है युवा बहुत ज़्यादा आत्महत्या कर रहे हैं, चाहे कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहाँ इस तरह की घटनाएं नहीं घट रही है। तो ये मानवीय संवेदना के मामले हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों बढ़ रहा है? और इसमें आम पब्लिक का रोल है ही, पुलिस विभाग का क्या रोल होना चाहिए? नहीं, पुलिस विभाग का रोल तो इसमें वो रहेगा कि अगर जैसा कि आप जानते हैं अगर कोई किसी को आत्महत्या करने पर प्रेरित करता है तब वो कानूनी तौर पर उसके ऊपर अपराध बनता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है आत्महत्या करता है तो उसके बहुत से कारण हो सकते हैं, उसके पारिवारिक कारण हो सकते हैं, उसके सामाजिक कारण हो सकते हैं, उसके आर्थिक कारण हो सकते हैं। तो इसमें सबसे अधिक जो सपोर्ट की मेरे हिसाब से सबसे अधिक जो सपोर्ट की आवश्यकता है वो परिवार की सपोर्ट की आवश्यकता है और उसी को उनको ध्यान देना चाहिए। आप लोगों से जुड़ कर चले हैं, आप जहाँ भी पदस्थापित रहे हैं, तो आपका पहला जो मोटो रहा है आम लोगों से संबंध बना के चलना रहा है। तो आपने देखा भी है कि किस तरह की समस्या आ रही है। तो इस पर आपको नहीं लगता है कि इसमें जागरूकता के लिए पुलिस को आगे आना चाहिए, पुलिस अधिकारी को आगे आना चाहिए, इस तरह का सेमिनार होना चाहिए? कहा कि आप लोग तो सेमिनार कराते भी हैं बहुत जगह। नहीं, इस पर चूँकि ये सामाजिक समस्या ज़्यादा है और अगर मतलब इस तरीके के किसी क्षेत्र में अधिक इस तरीके के कांड दिखाई देते हैं तो समय समय पर जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं वो उसके ऊपर ध्यान देते हैं और कार्रवाई भी करते हैं इसके ऊपर। एक अंतिम सवाल, लास्ट सवाल और रहेगा कि लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं, जगह जगह जो छोटे शहर में भी अचानक से हेलमेट चेकिंग और तरह तरह के चेकिंग हो जाता है। तो इससे आपको क्या लगता है, लोगों को परेशानी ज़्यादा नहीं होती है? इस तरह का नेगेटिविटी थोड़ा सा पुलिस के खिलाफ लोगों में थोड़ा सा आक्रोश पनपता है, तो ये चलना चाहिए, आपको क्या लगता है? नहीं, हेलमेट चेकिंग में निगेटिविटी की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब ये तो जिसके हेलमेट की चेकिंग की जा रही है उसी की सुरक्षा, उसकी जान की सुरक्षा, उसके हाथ पैर की सुरक्षा के लिए ही है। जिसमें सवाल लोग उठाते हैं कि एनएच पर चेकिंग होना चाहिए। छोटे छोटे शहर में 5 किलोमीटर अगर आना जाना है और जहाँ 5-10 किलोमीटर की स्पीड पर गाड़ी चलती है वहाँ चेकिंग लगा करके एक तरह से वसूली का ही, मतलब टैक्स वसूली का एक तरह से। नहीं, टैक्स वसूली का तो अगर वैसी कोई शिकायत है तो जो सक्षम ऑफिसर्स हैं उनके पास शिकायत पहुंचनी चाहिए, वहां पर निश्चित कार्रवाई होती है। लेकिन किसी भी हाल में इसको ट्रैफिक की चेकिंग को या हेलमेट की चेकिंग को इसको डिसकंटिन्यू करना, रोकना मेरे हिसाब से वो सही नहीं होगा। धन्यवाद। आवाज टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया। थैंक यू। धन्यवाद आपको। मेहर मार्ट हजारीबाग में अफोर्डेबल प्राइस रेंज में ब्रांडेड आइटम्स उपलब्ध हैं। हमारे पास ग्रोसरीज, कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स भी उपलब्ध हैं। साथ ही हमारे वेबसाइट, ऐप या व्हाट्सएप के माध्यम से ऑर्डर करने पर फ्री होम डिलीवरी की भी सुविधा मौजूद है। वहीं हमारे यहाँ साल भर आकर्षक ऑफर्स मौजूद हैं। हमारा पता है मेहर मार्ट, बड़ा बाजार, हजारीबाग। पता एक बार फिर से, मेहर मार्ट, बड़ा बाजार, हजारीबाग। राज फर्नीचर, फर्स्ट एंड थर्ड ब्रांच बंसीलाल चौक, सेकेंड ब्रांच झंझरिया पुल, कोरा रोड, हजारीबाग। हमारे यहाँ सोफा, दीवान पलंग, डाइनिंग टेबल, वार्डरोब, झूला आदि उपलब्ध है। दिवाली के शुभ अवसर पर 30% डिस्काउंट के साथ। तो
करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9835584841।